कैपेसिटर के न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए थे। अब आज हम पोटेंशियल के न्यूमेरिकल सीखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल बनाएंगे, राइट। तो जैसे देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 3 आइसोलेटेड इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन। जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसके सारे वर्टिसेस पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ भी क्यू चार्ज है ना, तीनों वर्टिसेस पे क्यू क्यू चार्ज प्लेस्ड है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सारे साइड आपके इक्वल होंगे। तो इस साइड को मान लो मैं L मान लेता हूँ, ये साइड लेंथ L है, ठीक। फिर क्वेश्चन में है कि द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर नेट, देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल for net electric potential V and net electric field intensity, net electric field intensity E at the center of the triangle इज। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, E इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है V इज इक्वल टू 0 एंड E इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है आपका V इज नॉट इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन है V is not equal to 0 and E is not equal to 0। तो ये ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट है, मुझे ये बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। और क्वेश्चन क्या था आपका, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, है ना, 3 इक्वल चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड वर्टिसेस पे हैं। तो इसके सेंटर पे यहाँ पर इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो बताना है। कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैपिटल V आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर ये सेंटर है इसका क्या मतलब होगा कि ये सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर मैं ये डिस्टेंस को इस तरह से मेजर करूं तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ना आपकी, अगर मैं इसका नेम दे दूं ABC ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में इसके सेंटर से ABC को मिलाने वाली जो लाइन है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये सारे इक्वल होंगे, ठीक है। और इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब आप ये देखिए कि ये साइड अगर L है, ये 30 है, ये भी 30 है ना, तो ये कितना होगा, ये लेंथ या ये लेंथ या ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, है ना, कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअली में मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैं निकाल भी लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप ऐसे समझें कि वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है जो कोसाइन रूल होता है उससे हम निकाल सकते हैं,
अब वो कोसाइन रूल क्या है, हालांकि यहाँ डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सारे इक्वल डिस्टेंस ही हम r मान सकते हैं इसको। ये वाले सारे डिस्टेंस को मैं क्या मान सकता हूँ r, और ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। फिर भी मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लूँगा, जैसे एक कोई ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल है, ये r हो गया, ये r हो गया, ये l हो गया, और ये आपका 120 है। ठीक है, मुझे r चाहिए, तो इस r के सामने ये जो एंगल है ये क्या आपका 30 डिग्री, तो cos 30 इज इक्वल टू, इसके सामने r है तो माइनस आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2LR, है ना। ऐसे ही निकालते हैं फॉर्मूला, तो ये आर स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल हो गया, cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2LR। अब ये 2 गया, एक r चला गया, क्या बचा L/R, तो r इज इक्वल टू आ गया आपका L/√3। मतलब ये जो r डिस्टेंस आ रही है हमारी, ये निकल के आ गई L/√3। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना सीख लिया आपने, कभी जरूरत पड़ सकती है निकालने की, तो यही कोसाइन रूल से हम निकालेंगे। ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे मैंने निकाला है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। कहाँ लिखूँ, देखिए जैसे बेसिक चीज़ें पढ़ाने में टाइम वेस्ट हो जाती है। जैसे ये ABC है, ABC, A के सामने वाली साइड A हो जाएगी, B के सामने वाली साइड B हो जाएगी, और C के सामने वाली साइड C हो जाएगी। अब मान लो मुझे ये B निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, B के सामने एंगल कौन सा है, cos B, तो cos B इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इसके सामने जो साइड उसका स्क्वायर कर दिया। अब जो दो बचे हैं उसका ऐसे कर देंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2CA, है ना। यही मेन आपका फॉर्मूला है साइड निकालने के लिए। तो इससे हमने R निकाल लिया। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया, शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मुझे एक्चुअली में करना क्या था, इस ट्रायंगल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी थी। मतलब अगर मैं ये सारे मिटा दूं, है ना, मुझे किसी डिस्टेंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, नीचे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये R चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट पे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। कहने का मतलब इस सेंटर पे हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इस चार्ज की इस तरह जाएगी नीचे की तरफ। कैसे निकालते हैं, इस चार्ज का सेंटर और जिस पॉइंट पे निकालना उसको मिलाने वाली लाइन के सीधा बाहर। ठीक, अब इस चार्ज का देखें, तो इस चार्ज का सेंटर और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसको मिलाने वाली लाइन से सीधा बाहर। ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, फिर ये चार्ज के सेंटर और ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन से सीधा बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर रिप्रेजेंट्स में इस वेक्टर का मतलब होता है, तो जैसे मैंने ये इतना लेंथ लिया है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सारा तीनों, तो इतना ही वेक्टर सब जगह होना चाहिए। तो ये भी आपका बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, इसी के साइज का। ठीक है, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर डायग्राम में भी सही लग रहा है। ओके, ये तो कंसेप्ट है आपका। अब आप देखिए कि ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और ये तीनों जो है इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब अगर हम ये देखें कि इनके बीच के एंगल क्या होंगे, तो आप देखोगे कि ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, है ना। क्यों, देखो ये वाली एंगल क्या है आपकी पूरी 60 है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और ये यहाँ से यहाँ ऐसे अगर हम देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री 120। तो इसी तरह से ये सारे 120 हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के सेंटर पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम सेम एंगल पर है। तो जब ऐसा हो ना कि 3 जितने भी वेक्टर्स हैं, इफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज आर इक्वली इंक्लाइंड देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली इंक्लाइंड है, तो इन तीनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका 0। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको रिजॉल्व करके टोटल वैल्यू निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो आप लोग ये याद रखना, इसको हम लोग लामी थ्योरम भी कहते हैं कि कोई भी वेक्टर या जितना भी वेक्टर हो, अगर सारे वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे से एंगल सेम है, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। अब ऑप्शन देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का एक तो ये ऑप्शन है पहला, और दूसरा तीसरा, तो मतलब दूसरा और चौथा ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना। क्लियर है। अब बात आती है आंसर बनाने की। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम हॉल में ही आपको बनाना था, तो आपने एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, अब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल भी तो इसी तरह जाएगा बाहर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, पोटेंशियल भी होगा, है ना। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था इसलिए इसका सम 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसका सम 0 नहीं होगा। हम कुछ भी करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। तो इसका मतलब हमें अब एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम से ही हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। बात समझ में, हमने कुछ बनाया नहीं है, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी भी थी तो हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं, है ना। अब अगर डायरेक्शन भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी फिर भी रहने दो, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो रही है आपकी, r माना आपने, तो v इक्वल टू क्या होता है KQ/r। तो KQR आपने भी निकाला था L/√3, तो ये कितना आ गया v इक्वल टू KQ√3 KQ/L, है ना। ये पोटेंशियल एक चार्ज का आया। अब पोटेंशियल चूंकि ये R तो इक्वल है, अब पोटेंशियल सारे चार्ज का क्या होगा सेम होगा, तो सारा यहाँ ऐड कर देंगे, तो इतना ही इस चार्ज का भी होगा, इतना ही इस चार्ज का भी यहाँ पे आएगा, तो नेट पोटेंशियल हमारी फिर क्या हो जाएगी। कहने मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेट पोटेंशियल हमारा हो जाएगा v प्लस v प्लस v, मतलब 3v, 3v मतलब 3√3 KQ/L। तो ये ऑप्शन तो पूछा नहीं था आपसे, वैल्यू तो पूछी नहीं थी, कंसेप्ट पूछा था। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, राइट, है ना। चलिए मिटाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है इस तरह से क्वेश्चन, ट्रायंगल बना करके, इवन स्क्वायर बनाकर, सब में यही चीज़ फॉलो करनी है आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट ओरिजिन ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम।
मतलब हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसके ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक चार्ज रखी हुई है 10 माइक्रोकूलम, है ना, 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर रखा हुआ है ओरिजिन पे। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0A, आपको क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0A एंड A0 विल बी, ठीक है। अब इसमें ए और बी पॉइंट दे रखा है आपको। ये वाला पॉइंट है आपका कैपिटल ए और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 0A। जिसे कोऑर्डिनेट में पहला x होता है दूसरा y है, तो पहला 0 है दूसरा y पे, पहला मतलब तो ये पॉइंट y एक्सिस पे था इसलिए मैंने पहले यहाँ लिखा। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया A0, ये पॉइंट को B मान लो, तो मतलब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस भी A है। तो आपको VA माइनस VB निकालनी है। क्या होगा, पहला पॉइंट तो यही है ना, इसलिए ये पॉइंट। क्वेश्चन यही था कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 10 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे रखी हुई है और ये 2 पॉइंट है इस रेफरेंस फ्रेम में, तो मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो चार्ज तो एक ही है ना, वो यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R, तो R यहाँ A है और B पॉइंट पे यहाँ पर भी इस चार्ज का क्या होगा KQ/A, दोनों डिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों पोटेंशियल सेम आए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो हम इसको सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो भी बना रहे थे हम, ये था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट पे। तो इस तरह से जितने भी होंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना कहीं आए हुए हैं, कभी हो सकता है IIT में हो या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, है ना कहीं आया होगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस are placed on y-axis at y is equal to a minus a and y is equal to plus a. The variation of V means electric potential along x-axis is shown by the graph, कौन से ग्राफ से ये शो होगा। जैसे पहला ऑप्शन है आपका ये पीक यहां से जाएगा, ओके,
है ना, ग्राफ में ओवरलैपिंग नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन है आपका न्यू। थर्ड ऑप्शन है आपका ये x है और ये y है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये y है और ये x है। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ में कोई एक ग्राफ होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन y एक्सिस, मतलब दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं जो y एक्सिस पर रखे हुए हैं। एक y इजिकल टू माइनस ए पर है और दूसरा y इजिकल टू प्लस ए पर है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका B। ये डिस्टेंस हो गई माइनस है और ये डिस्टेंस हो गई प्लस है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी आपका माइनस क्यू चार्ज। नहीं, दोनों प्लस ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल दिया हुआ है ना, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है y एक्सिस पर रखे हुए हैं। एक माइनस ए डिस्टेंस पर है और एक प्लस ए डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन x एक्सिस पे क्या होगी, है ना। तो x एक्सिस तो ये है, मतलब इस एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन देखनी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल निकालूं x एक्सिस पे तो कितना होगा वो, मान लीजिए यही पॉइंट P है, तो यहाँ से पहले तो ये एक डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारा x है, जहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो P पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट चार्ज है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर, आर यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वजह से आया, इस चार्ज की वजह से, और फिर इस चार्ज की वजह से भी इतना ही आएगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई इस पॉइंट P पे जो कि एक्स एक्सिस पर है, जिसमें x आपका वेरिएबल है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे फंक्शन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि अगर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन आ रहा हो किसी रिजल्ट में, तो ये क्या कहलाता है, पल्स का इक्वेशन हो जाता है। तो इसमें से ये पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, तो बचा क्या, ये पल्स। तो आंसर यही होगा, यही पल्स इक्वेशन है। समझ में आया, ये तो पैराबोला है, पैराबोला है, तीनों पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन नहीं है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये तो फंक्शन है नहीं। तो अगर आपसे वैल्यू पूछता है कि पोटेंशियल कितना होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये आपसे ग्राफ पूछ लिया, तो ग्राफ इसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये पल्स वाला इक्वेशन है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडे से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा,
आपकी ड्यूटी है कि आप ईमानदारी से क्वेश्चन बना लीजिए जो मैंने आपको शेयर किए हैं, सारे PDF दोनों चैप्टर के आपको शेयर किए जा चुके हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, अ हॉलो चार्ज मेटल इस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सारे फॉर्मूले, डेफिनेशन, ग्राफ्स को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ए हॉलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर has radius r, has radius r if potential difference, PD मतलब potential difference, if potential difference between its surface and a point at a distance three r from the center is V, then electric field intensity at a distance 3r from the center is, from the center is, आपके पहले ऑप्शन है V/3r, दूसरा आपका V/4r, तीसरा है V/6r और फोर्थ ऑप्शन है V/2r। ठीक है, यही क्वेश्चन है। हॉलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर, तो हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर का मतलब क्या हो गया? थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, उसकी थ्योरी आपने पढ़ी है। अब उसके सरफेस और एक पॉइंट है जो कि उसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पर है, मतलब ये सेल है मान लीजिए, है ना, ये थिन स्फेरिकल सेल है। और इसी को हम लोग हॉलो स्फीयर भी कह रहे हैं। और ये चार्ज है, तो अगर ये चार्ज होगा तो इस पे सारे चार्ज तो इसके आउटर सरफेस पे होंगे, कभी भी चार्ज आपका अंदर नहीं जाएगा। पहली बात, कंसेप्ट तो ये कहता है। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर को चार्ज किया और इसकी रेडियस क्या है आपकी r है। अब आपसे ये बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सरफेस, मान लो यहाँ पे सरफेस पे एक पॉइंट दे देते हैं A एंड पॉइंट 3r फ्रॉम सेंटर, तो अगर रेडियस r है तो 3r तो बाहर आ जाएगा ना, ये पॉइंट B, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक 3r है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B की पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, A और B की पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V, ये गिवन है। तो आपको बताना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज, तब मुझे B पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कंसेप्ट क्या है, आपने क्या पढ़ा थिन स्फेरिकल सेल में, कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगी, अगर मैं यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल निकालूं,
मान लो वी ए कितना आ जाएगा, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q, तो के क्यू बाई आर, है ना, ऐसे आएगा। अब ये जो पोटेंशियल आया वो सरफेस पे भी होगा और अंदर में हर पॉइंट पे भी होगा। मतलब अगर मैं पोटेंशियल एट सेंटर निकालूं तो वो सेंटर पे भी यही पोटेंशियल होगा और इनसाइड भी यही पोटेंशियल होगा। मतलब ये वाला पॉइंट हो या इसके बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट हो या सरफेस हो, हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि इस जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है। सरफेस पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अगर हम सेल से बाहर चले जाएं, 3r तो कंपैरेटिवली बड़ा डिस्टेंस है, तो जैसे हम बाहर जाएंगे तो इस पॉइंट के लिए पूरा स्फीयर जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा Q पे। मतलब ये जो पूरी चार्ज मैं यहाँ पे Q मान रहा हूँ, ये एक्चुअली में ये B पॉइंट के लिए क्या होगा, O पे दिखाई देगा, क्योंकि B मान लो काफ़ी दूर का डिस्टेंस है। तो काफ़ी दूर जाएंगे तो हमें ये दिखेगा ही नहीं स्फीयर, हमें क्या दिखेगा, ये पूरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब भी एक कंसेप्ट होता है फिजिक्स में कि स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो बाहर वाले पॉइंट पे इस पूरे स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज बना देना है, और वो पॉइंट चार्ज जाएगा कहाँ, उस स्फीयर के सेंटर पे। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल आपने निकाल लिया, वो क्या निकला, के क्यू बाई आर। अब बी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना होगा, के क्यू बाई सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है, वो 3r। ठीक है, ए का भी पोटेंशियल निकल गया, बी का भी पोटेंशियल निकल गया। ठीक, आपको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगा क्या, पॉइंट चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। तो ये क्यू तो हमारा माना हुआ, ये क्वेश्चन में था नहीं। मुझे जो आंसर देना होता है हमेशा जो क्वेश्चन में डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, तो अब वी ए माइनस वी बी आपको वी दिया हुआ, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो तो क्या मिलेगा मुझे, है ना। इस डायग्राम को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ, सिंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, एंड वी ए आपका हो गया के क्यू बाई आर माइनस वी बी हो गया के क्यू बाई 3r, और ये हो गया v। मुझे q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। r 3r का एलसीएम हो जाएगा 3r, तो ये हो जाएगा 3kq माइनस kq 2kq। तो यहाँ से हमें q की वैल्यू आ जाएगी 3vr बाई 2k। k की वैल्यू आ गई। अब हम इस k की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, यहाँ से kq पूरा डाल दो। kq कितना हो जाएगा, 3vr बाई 2, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी यहाँ पे 3/2 vr बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 3v/2 r, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी निकल के आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी हमें क्या निकल के आया, एक आर कटेगा तो 3v/2r। ठीक है, अब ऑप्शन में तो कोई है नहीं, कुछ गलती हुई होगी। ओके, गलती यहीं पर है आपका, देखो यहीं पे गलती है। ये सब सही निकला आपका, के क्यू की वैल्यू सही आई है। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी ना, यही गड़बड़ थी।
के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर तो 3r है ना, 3r है, सेंटर से बी का डिस्टेंस 3r है, तो कितना हो जाएगा ये के क्यू बाई 9r स्क्वायर। अब यहाँ पर के क्यू की वैल्यू डालो, तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू 3VR/2 डिवाइड बाई 9r स्क्वायर, मतलब 3V/18r, मतलब V/6r, V/6r। ठीक है, ये तो आपका आंसर अब आ गया, आंसर इज 3rd। ठीक है, चलिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे इसमें भी। ठीक है, मिटा दें। अब एक क्वेश्चन है, two concentric hollow conducting spheres कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब क्या हो गया, चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। अब हॉलो दो या ना दो को फर्क नहीं पड़ता, अगर हॉलो की जगह सॉलिड होता और कंडक्टिंग होता तब भी चार्ज कभी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है, हमेशा वो आउटर सरफेस पे ही जाएगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, स्टूडेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, हॉलो सॉलिड। कंडक्टिंग के लिए हॉलो सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। तो टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल r and capital R are shown. The charge on outer shell is Q. The charge on outer shell is Q. What charge should be given to inner sphere so that the potential at any point P outside the outer sphere is 0. मतलब ये है कि दो कंसेंट्रिक हैं, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर हॉलो, मतलब एक बड़ा स्फेयर होगा और इसी सेंटर का एक छोटा स्फेयर होगा, दोनों हॉलो है। टू कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस कैपिटल R है ना। तो हम हमेशा ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो स्मॉल r एंड कैपिटल R दिया हुआ है, तो पहला इनर वाला स्मॉल r और बड़ा वाला कैपिटल R, ये रेडियस हो गया।
चार्ज ऑन आउटर सेल इज कैपिटल क्यू, यहाँ पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनर स्फीयर पे कितनी चार्ज दी जाए। मान लीजिए मुझे क्यू चार्ज देना है तो उसी की वैल्यू निकालनी है। कितना दें जिससे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी आउटसाइड द आउटर स्फीयर इज जीरो, मतलब इस आउटर स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। ये गिवन है। मतलब इस आउटर स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पी पे इस चार्ज सिस्टम का नेट पोटेंशियल जीरो हो तो उसके लिए मुझे ये बताना है कि अगर मान लो यहाँ पे चार्ज ना दो तो इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल कभी जीरो होगा ही नहीं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पे ये चार्ज, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो इससे यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी है, मतलब मान लो मैं x मान लूँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जब सिर्फ ये चार्ज है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा था कि यहाँ पर कितना चार्ज दो जिससे कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे कितना आ जाएगा। ये जो पी आया किसकी वजह से आया, कैपिटल क्यू की वजह से आया। तो अगर मैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल क्यू देखो, तो इस पॉइंट पे ये वाला क्यू अगर यहाँ पे दे भी दें तो इस पॉइंट के लिए ये क्यू यहाँ चला जाएगा क्योंकि बाहर पॉइंट पे हम। तो कंसेप्ट ये कहता है ना कि आउटसाइड पॉइंट पे सारी चार्ज को पॉइंट चार्ज बना दो अगर स्फीयर पे है तो, और वो कौन सा पॉइंट पे जाएगा, स्फीयर के सेंटर पे चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की भी पोटेंशियल क्या होगी, अब ये चार्ज तो यहाँ रहेगा नहीं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये चार्ज हम मान लेंगे यहाँ पर आ गया, तब फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई एक्स, और इसकी वैल्यू ये भी है। अब ये दोनों नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज। ये निकला के क्यू बाई एक्स और ये निकला के स्मॉल क्यू बाई एक्स। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई जीरो, गिवन है ये, और यहां से हम k बाई एक्स कॉमन ले लें तो q प्लस क्यू आएगा, मतलब q प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। आपको यही q बताना है तो q का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। यही आंसर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point P x y z in space is given by V is equal to 4x square volt. Electric field at a point 1 meter, 0 meter, 2 meter in volt per meter is।
वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है ना। तो आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट P पे, जहाँ पर P x y z में रिलेशन है, मतलब कोई था इस तरह से x y और z कोऑर्डिनेट है, और P पॉइंट अगर मैं मान लो इस x y प्लेन में रखूँ तो इस यहाँ पर टच करेगा, थोड़ा इसको उठा दूँ z के अलोंग, तो यहाँ जो पॉइंट होगा P वही आपका x y z होगा, है ना, समझ में है। तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v(x²). तो ये फंक्शन देख के पता चल रहा है कि y और z की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जो है y और x की ही, x y z है 3 पॉइंट, तो पोटेंशियल आपका सिर्फ x के फंक्शन में दिया हुआ है, मतलब y का 0, z का भी 0। तो अब आप ये देखिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा, है ना, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये r जो है ना यहाँ पर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। अब चूंकि v आपका x² का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, मतलब माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और v की जगह आ जाएगा 4x²। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा -4 इंटू x² डेल्टा बाई डेल्टा x² तो फिर ये हो जाएगा 2x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी -8x। ठीक है, अब आप यहां वैल्यू डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना था, 1 0 2, तो ये y है और ये z है, तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा x का फंक्शन है, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये x का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज -8 इंटू 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज -8 वोल्ट पर मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस, मतलब एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का फंक्शन दिया हुआ है। इस तरह से इधर डिस्टेंस है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिन हो गया, और ग्राफ जो है हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4,
ये पॉइंट है 6, ये डिस्टेंस जो है मीटर में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका न्यूटन पर कूलम में है, और ये वाली वैल्यू आपकी है 10, और ये वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट हो गया A, एंड x इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट हो गया B। मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6, ये दो पॉइंट है वो से, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपसे ये पूछा है कि VA माइनस VB क्या होगा। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस हम फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr। ठीक है, E डॉट dr कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली में देखो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक्चुअली में हम एरिया निकाल रहे हैं, y इंटू एक्स मतलब एरिया निकाल रहे हैं, है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू आ रही है E डॉट dr और इंटीग्रल के साथ, ये पूरा वैल्यू जो है हमारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ EX ग्राफ यहाँ पर। तो इस dr को मैं यहाँ पर, और बेटर होता कि अगर मैं x लिख देता डिस्टेंस के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप एरिया निकाल लीजिए, कैसे आएगा, तो VA माइनस VB, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है, तो ये दो पार्ट में, एक ये पार्ट है आपका रेक्टेंगल और एक पार्ट है आपका ट्रायंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है 10 और ये है आपका 2, है ना, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है तो हमें एरिया प्लस करना होगा। अब ये क्या आएगा, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, तो ये है आपका 4 2 6 2, और हाइट क्या होगी आपकी 10, मतलब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये 30। तो VA माइनस VB इज 30 वोल्ट, ये ऐसे बनेगा, है ना। तो ये जो पूरा जो फॉर्मूला होता है ना आपका ग्राफ में, इसको हम क्या बोल देंगे, ये पूरा सेक्शन, ये पूरी जो निगेटिव ये है, ये आपका एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ dx लाइन इंटीग्रल। समझ में आ रहा है कैसे बनाया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, इससे आपके बोर्ड के भी बन जाएंगे और कंपटीशन के भी बन जाएंगे। ये मत समझना कि मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ या बोर्ड पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपके टाइम के हिसाब जो बचा है उसमें जो बेस्ट हो सकता है वही कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स तो ऐसे ही इतना इजी है कि आपको बहुत ज़्यादा करा दूँ तो पता चलेगा आप मंगल ग्रह के निवासी हो गए, फिर पृथ्वी पे तो नज़र ही नहीं आएंगे। तो उतना ही किया जाए जितना समझ सकता है, राइट। तो NCERT कराइए और फिर जो मैं करा रहा हूँ उसका रिवीजन कीजिए, या जो भी मैं आपको पेपर दे रहा हूँ करने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो की गई है। इधर है, देखिए कैसे शो किया गया है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती है वो हमेशा सारा पैरेलल हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हैं, 1 2 3, 1 2 3, एक जीरो पे आया, एक आपका ऐसे पैरेलल जाएगा 1,
फिर दूसरा पैरेलल जाएगा 2, और फिर तीसरा पैरेलल जाएगा ये 3, है ना। ये सारे इक्विपोटेंशियल प्लेन हो गए। ये आपको एक लाइन दिख रहा है, एक्चुअली में आप अपना एक कॉपी का एक पेज फाड़ो और उसको ऐसे डाल दो, ऐसे इस प्लेन में। ये अगर बोर्ड प्लेन है तो उसमें एक पेपर को ऐसे अंदर घुसा दो, खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे, है ना। मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये आगे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेसेस हैं, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा। तो सेम है तो इसकी वैल्यू भी दी हुई है। इसकी वैल्यू दी हुई है 40 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक 40 वोल्ट हो गया। ये है आपका 30 वोल्ट, और ये हो गया 20 वोल्ट, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है नई सी, समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा। 135 डिग्री, है ना, पागल बनाने के लिए दिया क्या, देख लेते हैं क्यों दिया, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम जो है आपका, ये दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, हर सरफेसेस की पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह एग्जिस्ट करेगी और उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बतानी है। वेक्टर बताने का मतलब एक तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ और दूसरा डायरेक्शन बताओ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर E डॉट डी आर 0 हो, E डॉट डी आर क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये सारा इक्विपोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो डी आर क्या हो गया, दो पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस, ये डी आर है ना, सारा डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इस पे परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पे एक एंगल दिया हुआ यहाँ भी बना दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए कि ये 135 दिया हुआ कौन सा एंगल था, ये पूरा एंगल है ना ये, तो यहाँ से यहाँ ये तो 90 डिग्री होगा, और आपको ये चीज यहाँ से दी हुई है ऐसे, कहाँ से दिया हुआ था, 1622 एक्स एक्सिस है, ये एंगल जो है आपकी एक्स एक्सिस से दी हुई, ये यहाँ से ये एंगल दिया हुआ था 135, और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाएगा तो ये तो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। बात समझ में आए, ठीक है। तो पहला चीज तो निकल गया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पर है एक्स एक्सिस के साथ। अब मुझे क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फाइन, वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, ठीक है। देखिए इस 4 लाइन पे ध्यान दो, अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा दूँ तो इस 4 लाइन पे ध्यान दो, ये लाइन कितना दूर पे है, एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस आ रहा है उसका 1, इस लाइन और इस लाइन में एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस आ रहा है 2, फिर एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस आ रहा है 2 2 3 1, मतलब सारा 1 डिस्टेंस पर है, 1 पे, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे।
ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऐसे वेक्टर होता है। अब अगर इसका कंसेप्ट देखा जाए तो ये r जो है ना आपका 3 एक्सिस में आएगा, मतलब मैं इसको डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड ऐसे लिख सकता, ऐसे प्लस, मतलब तीनों कंपोनेंट में, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो x, ये क्या हो गया आपका x की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया आपका y की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया आपका z की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो x एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो सबका 1 1 1 है, 0 to 1 1, 1 to 2 1, 2 to 3 1, तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पर है, 40, ये क्यों पोटेंशियल है ना, मैंने क्या बोला यहाँ से लेके यहाँ तक सारा 40 पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका 40 वोल्ट पे आ गया, ये वाला पॉइंट किस पे आ गया, 30 वोल्ट पे आ गया। ठीक, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40 माइनस 30 10, ये वैल्यू आपका आ गया 10 पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आपका आ रहा है 10 वोल्ट, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 है ना, 10 10 10 ऐसे 10 10 बढ़ता गया ना। अब आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये वाली, ये आ रही है आपकी 10 और ये एंगल है 45, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने ऐसे निकाला ना, मुझे ऐसे नहीं निकालना था, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, जैसे ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये वाला। ठीक है, क्लियर, और यही वाला समझ में आ रही बात। अब आप देखिए कि ये 10 निकला है, 10, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो 10 का इस पे कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, है ना, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये है 10 और ये है 45 डिग्री, ये है एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेल्टा वी चाहिए, ये डेल्टा वी हुआ कितना मेरा 10 cos 45 डिग्री। ठीक, और cos 45 होता है 1/√2। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए क्या है, ऐसे समझिए, ये और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई, है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई। कहीं भी बना लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डिस्टेंस तो ये है ना, ये हो गया आपका dx, यहाँ से लेके यहाँ तक x वाली लाइन पे, और ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक है, और ये पोटेंशियल का लाइन है, मतलब ये पोटेंशियल है आपका 10 वोल्ट पे, और ये पोटेंशियल कितना है आपका 20 वोल्ट पे। तो मतलब ये वाली लाइन कितनी आ गई 10 वोल्ट, है ना। ये जो चीज़ निकल के आएगी आपकी,
ये आपकी आ गई 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने लिख दिया यहाँ पे माइनस डेल्टा वी, ये लिख दिया, ये वाली चीज़ 10। अब रही बात मुझे डी एक्स चाहिए, डी आर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये 10 है। ये कितना है आपका, चूँकि सॉरी ये 1 है, ये जो है ये 1 है, ये आपका 1 है। लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और ये डी आर ले रहे हैं, डी एक्स ले रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और यहीं पे आपका दो पोटेंशियल का पॉइंट है। मान लो ये 10 वोल्ट है और ये आपका 20 वोल्ट है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला ये आपका 10 वोल्ट निकला, ठीक है। और ये जो dx है ये आपका 1 मीटर है। कितनी बात समझ में आ रही है। और ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है। मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मुझे इसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी में मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 cos 45, ठीक है। तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया -10, और डी एक्स आपका क्या होगा, इसके डायरेक्शन में चाहिए। मतलब ये जो डी एक्स है आपका ये 1 मीटर है, इसकी वैल्यू मुझे इस दो पॉइंट के बीच में चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, dx cos 45, ऐसे समझो। और dx आपका 1 है तो यहाँ पर आएगा 1 cos 45। अब सही है, समझ में आई बात। अब cos 45 होता है 1/√2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकल के आया, -10√2, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। अब माइनस साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। तो अगर ऑप्शन में आपका माइनस साइन है तो ठीक है, और नहीं तो प्लस वाला वैल्यू ही डालेंगे मैग्नीट्यूड के साथ। वो ऑप्शन देख के हमें काम करना है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग का। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये, देखिए क्वेश्चन है आपका कि इसमें पोटेंशियल जो है आपको दिया हुआ है 10AXY, V = 10AXY, ये पोटेंशियल आपको दी हुई है, ठीक है। किसी XY कोऑर्डिनेट में ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, है ना। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, और 4 ऑप्शन है, 10AYI + XJ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका -10AYI + XJ। थर्ड ऑप्शन है -AYI + XJ
और फोर्थ ऑप्शन है -10a xi प्लस वाई के। ठीक, और क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है 10a xy, ये xy प्लेन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिलेशन होता है आपका वो इसी प्लेन में आएगा, मतलब माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ऐसे आप लिखते हो वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे इसको अगर मैं आर पोजीशन वेक्टर को ब्रेकअप करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। इधर आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा और इधर जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आर पोजीशन वेक्टर है और एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्स और वाई में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, जेड रहता तो जेड भी आता। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप क्या करो, इसमें डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ डाल देंगे, फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई इससे निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए 2। देखते हैं बनाकर, चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसमें वैल्यू डालनी है। तो पहले आपका v इज इक्वल टू 10axy है ना, तो हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 10axy लिखते हैं। ये v a कांस्टेंट हो गया, 10 कांस्टेंट है, तो v x और y पे डिपेंड कर रहा है। हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब अगर मैं डेल्टा v बाई डेल्टा x करूँगा, इसका मतलब x को छोड़ के बाकी सब बाहर आ जाएगा, इंटू डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया। बात समझ में आया? तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10ay। उसी तरह से डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई करेंगे तो y को छोड़ के 10ax बाहर आएगा, डेल्टा बाई डेल्टा वाई और y, तो ये हो जाएगा 10ax। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, क्या आएगा आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, इसमें वैल्यू डालनी है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है 10ay आई कैप प्लस ये हो गया 10ax जे कैप। अब इससे क्या कॉमन आ जाएगा, -10 कॉमन ले लेंगे, तो वाई आई प्लस एक्स जे आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है।